नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। पटना से बड़ी खबर है। कोचिंग विवाद में नया मोड़ आ गया है। फैसल खान से पूछताछ कर रही है पुलिस। टाउन डीएसपी 1 राजेश रंजन ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने फैसल खान के 2 गार्ड को गिरफ्तार किया है। फायरिंग के वायरल वीडियो की जांच हो रही है। कोचिंग परिसर पहुंचकर पुलिस ने जानकारी जुटाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, फैसल खान, जिसे खान सर के नाम से भी जाना जाता है, उससे पूछताछ हो रही है। फैसल खान से पुलिस पूछताछ कर रही है। जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं किस तरह से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद खान सर, जिन्हें फैसल खान जिनका नाम है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पटना में कोचिंग विवाद में अब नया मोड़ आ चुका है। फैसल खान से पुलिस पूछताछ कर रही है। फैसल खान के 2 बॉडीगार्ड से भी पूछताछ की जा रही है। टाउन डीएसपी 1 ने इसकी पुष्टि की है। प्रकाश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश सिन्हा, पहले खान ग्लोबल स्टडीज को ऑपरेट करने वाले फैसल खान ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने कानों से, अपनी आंखों से 7-8 राउंड फायरिंग करते हुए सुना था, देखा था। उसके बाद उनका बयान आता है कि कोई फायरिंग नहीं हुई थी, उन्हें लगा कि फायरिंग हुई। लेकिन अब ये फायरिंग का जो वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स हथियार लेकर सरेआम फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी रडार अब घूमकर फैसल खान के ऊपर ही आकर रुक गई है। क्या जानकारी है, क्या पुलिस की तरफ से पुष्टि की जा रही है? देखिए अलीम, बता दें आपको, शुरू से पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि 2 जून की रात जो है, पहले तो खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के बाहर जो है रोड़ेबाजी और गोलीबारी की जो है खान सर के द्वारा दिया जाता है। और खान सर इसके बारे में आकर खुद ऑन कैमरा उन्होंने बताया कि 8 से 9 राउंड जो है वो फायरिंग होती है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। उस समय जो है मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारी ने बताया था कि यहाँ पर रोड़ेबाजी हुई है, जिसमें खान सर के जो बैनर पोस्टर है वो टूटे हैं। और उस दौरान, उस मारपीट के दौरान जो है उनका एक गार्ड जो है वो बुरी तरीके से जख्मी हुए थे, जिनको कि इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच भर्ती कराया गया था। फिर अगले दिन 3 तारीख के दिन जो है खान सर पर जो हुए रोड़ेबाजी, खान सर के कोचिंग पर जो रोड़ेबाजी हुए थे और पत्थरबाजी जो हुई थी, उस मामले में पुलिस के द्वारा जो है ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर समेत 2 लोगों, कुल मिलाकर 3 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब उसके बाद, गिरफ्तारी के बाद जो है एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें खान सर के ही 2 गार्ड के द्वारा जो है फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इन दोनों गार्डों को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ किया है और उन्होंने ये कबूल किया है कि ये रोड़ेबाजी की घटना के बाद के जो ये घटनाक्रम का जो है ये फायरिंग की घटना हुई है। फिलहाल चलिए, ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सनी, पहले ये फैसल खान खुद कहते हैं कि गोली चली है, फिर इनकार कर देते हैं, अब वीडियो सामने आता है। जाहिर सी बात है कि पहले तो आपने आरोप लगाया, लेकिन देखा कि कहीं आप खुद ना फंस जाएं, उसके बाद अब आरोपों से इनकार कर गए। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई नहीं छुपती, और सच्चाई छुपी भी नहीं, अब सच्चाई सामने आ गई है। अब जरा आप बताइए तफसील में, कैसे फैसल खान की तरफ से पहले आरोप लगाए गए, उसके बाद इनकार किया गया, और अब शक की सुई उन्हीं पर घूमकर अटक गई है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो ये सब कुछ एक स्क्रिप्टेड था। बिल्कुल, 2 कोचिंग के बीच हुए इस विवाद को अगर शुरू से देखा जाए तो ये परिणाम आने के बाद सम्मान समारोह का था। भले दोनों की तरफ से दावेदारी की जा रही थी कि उनके कोचिंग संस्थान से 10,000 और 12,000 बच्चे उत्तीर्ण हुए। 19,000 सीटों के लिए परीक्षा हुई थी, लगभग 19,000, और उसमें 22,000 परीक्षार्थी पास कर गए। तो पहली बात तो ये संभव नहीं है, और एक सभ्य समाज में एक शिक्षक इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और जो सत्यता है वो कुछ अलग ही है। जब 19,000 कुछ पदों के लिए बहाली हुई तो 22,000 कैसे बच्चे उत्तीर्ण हुए? पहला सवाल ये। दूसरा, सम्मान समारोह का आयोजन 30 मई को ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से की गई थी, और 30 के बाद 2 दिन बाद फैसल खान की ओर से, यानी खान ग्लोबल स्टडी
कोचिंग संस्थान की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और उसी रात ये घटना हुई। 10:10 पुलिस के अनुसार वो समय रहा जब रोड़ेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई और फैसल खान ने बयान दिया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनका ये बयान था, उन्होंने स्पष्ट किया कि वहाँ पर गोलीबारी हुई। उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है। अगले दिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वहाँ हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने सिरे से इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो प्रोटोकॉल इतना शिक्षकों का पटना में हाई है कि आप उससे जल्दी बिहार के मंत्री और नेताओं से मिल सकते हैं। शिक्षकों का प्रोटोकॉल इस कदर है। साथ ही जो आज वीडियो सामने आया है, सुबह में जो वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें गोलीबारी की घटना सहित 2 लोग उसमें दिख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगे हैं चाहे रोशन आनंद के ऊपर या फैसल खान के ऊपर, तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि पटना के अंदर जिस तरीके से कोचिंग संस्थाओं के बीच गैंगवार चल रहा है, और निश्चित तौर पर इसे गैंगवार ही कहेंगे इसलिए कि आसपास के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो सभी बंद है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और साथ ही उन कोचिंग संस्थान को भी लगभग बंद ही कर दिया गया, ये समझे, उस कैंपस के अंदर जिसमें खान ग्लोबल स्टडी और ज्ञान बिंदु कोचिंग सहित अन्य कोचिंग संस्थान उस कैंपस के अंदर थे। साथ ही एक शिक्षक को जेल भी भेजा गया है। हालांकि उसमें अब मामले की छानबीन हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि जहां कलम की ज़रूरत है वहां बंदूक कहां से पहुंचा। साथ ही जो शिक्षक हैं, चाहे वो कोई भी शिक्षक पटना के हों, चाहे फैसल रहमान हो, रोशन आनंद हो, वो बाउंसर रखते हैं, गनर रखते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। लेकिन जहां पर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहां इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की क्या ज़रूरत है। और ये घटना महज ये पहले दिन की घटना नहीं है, इसके पूर्व में भी कई घटनाएं हुई है। और नहीं तो सनी ये समझा जाए अब जैसा कि खान सर के और ये जो फैसल खान है इनके तरफ से जो पहले बयान दिया गया था कि फायरिंग हुई है, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं। एक चीज तो ये साफ लग रही है कि पहले उनको लगा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले लोग फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला होगा कि अरे ये फायरिंग करने वाले तो उन्हीं के गार्ड थे, उन्हीं से रिलेटेड लोग थे, तो फिर वो मुकर गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप पहले आपको फायरिंग सुनाई भी देती है, आपको फायरिंग दिखाई भी देती है और अचानक से आपकी बुद्धि काम करने लगती है कि नहीं भैया फायरिंग तो हुई नहीं है, तो इसका मतलब तो साफ है कि आप जब खुद फंसते हुए नजर आ रहे थे तो आपने इनकार कर दिया। बिल्कुल। और ग्राउंड जीरो पर 2-3 चीज़ संदेहास्पद था, जिसमें मुख्य रूप से एक कैमरा टूटी हुई थी। इसके अलावे जो पोस्टर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के लगाए गए थे वो परमानेंट पोस्टर थे, परमानेंट बैनर थे, उसके ऊपर खान ग्लोबल स्टडी के पोस्टर लगाए गए थे। तो ये भी एक बड़ा विवाद का कारण बताया जा रहा है कि पोस्टर के ऊपर किसी अन्य कोचिंग संस्थान के जब बोर्ड लगाए गए हैं तो उसके ऊपर आपने पोस्टर क्यों डाला, ये एक बड़ा सवाल भी है। साथ ही आप अपने बयान से 15-20 मिनट के बाद ही मुकर जाते हैं, तो ये बड़ा सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होता है। आपने अगर गोलीबारी नहीं हुई तो आपने इस तरह का माहौल क्यों बनाया? रात का समय था और इस तरह का माहौल इसलिए भी बनाया गया हो अगर गोलीबारी नहीं हुई। पुलिस ने हालांकि इसका जिक्र किया कि नहीं हुई, लेकिन अगर इस वीडियो की सत्यता क्या है उससे पहले कि अगर हम घटना का जिक्र करें कि अगर गोलीबारी नहीं हुई तो इस तरह के माहौल बनाने की ज़रूरत क्या थी। दूसरी ओर जो आवेदन दिए गए हैं पुलिस को, वो आवेदन फैसल खान की ओर से नहीं दिए गए हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति ने आवेदन दिया है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह का विवाद जब आपके साथ हुआ, इस तरह का विवाद जब सामने आया और 2 कोचिंग संस्थान के बीच जब इस तरह के बड़े विवाद हुए जिसमें सामने वाला पक्ष यानी रोशन आनंद को नामजद किया गया, रोशन आनंद सहित 3 लोगों का नाम उसमें दिया गया। ठीक है, चलिए बात उस विवाद की हो रही है, बात उस विवाद की हो रही है, तो अपने दर्शकों को हम वो विवाद भी बता देते हैं कि आखिर वो कोचिंग विवाद क्या है, उसका सच क्या है। फैसल खान के कोचिंग पर फायरिंग का वीडियो क्या स्क्रिप्टेड है, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। फायरिंग करने वाला फैसल खान के बॉडीगार्ड तो नहीं, जैसा कि अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि पहले तो आप ये कहते हैं कि फायरिंग हुई है, फिर साफ इनकार कर जाते हैं। सवाल उठना लाजमी है कि फायरिंग वाले वीडियो के बाद क्या अब फैसल खान बैकफुट पर हैं? फैसल खान कोचिंग के 2
गार्ड आखिर क्यों गिरफ्तार हुए हैं? जब आप एक तरफा ये आरोप लगाते हैं कि आप अपने आप को एक विक्टिम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अब जब जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो आखिर आपके 2 गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? अपने आप में यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि कोचिंग संस्थानों के बीच आपसी रंजिश या कोई और साजिश है, इस पर से पर्दा हटना बहुत जरूरी है और इस सवाल के जवाब को ढूंढना पटना पुलिस की जिम्मेदारी भी बनती है। कोचिंग की कमाई विवाद है या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कोचिंग विवाद में प्रतिस्पर्धा की जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसके बाद जिस तरह की साजिश की बू आ रही है, उसके बाद ये तमाम सवाल उठने लाजमी है। हमारे साथ सनी लगातार जुड़े हुए हैं। सनी, सवाल ये है, जिस तरीके से हमने वो तस्वीर दिखाई थी ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर, जिस तरीके से बच्चों को फैसल खान पढ़ाते हैं, खान ग्लोबल स्टडीज शिक्षा देता है, आपके सामने एक दूसरा कोचिंग खुलता है। आपने विक्टिम कार्ड खेला कि भैया हम पर फीस कम करने का दबाव बनाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पटना के शिक्षा जगत में आप अपनी मोनोपोली को चलाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? हो सकता है कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बेहतर रिजल्ट दिए हो और आपको यह बर्दाश्त ना हुआ हो। आप कैसे किसी के बोर्ड के ऊपर, किसी के बैनर के ऊपर अपना बोर्ड लगा सकते हैं? उकसाने की कार्रवाई तो आपने भी की है। बिल्कुल, अगर फ़ी की बात करें तो राजधानी पटना में उससे भी कम फ़ी में बच्चों को पढ़ाने वाले कई शिक्षक हैं और उन शिक्षक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी वो उससे कम फ़ी में पढ़ा रहे हैं। तो ये फ़ी का मामला नहीं है, उससे कम फ़ी में रोशन आनंद भी पढ़ाते हैं और अन्य शिक्षक भी पढ़ाते हैं। गुरु रहमान को लेकर भी कई बार चर्चा हुई, उनके फ़ी को लेकर भी चर्चा हुई और कई बार कई शिक्षकों को लेकर भी चर्चा हुई। पटना के कई इलाकों में हम ऐसे शिक्षक से आपको मिला देंगे जो फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बिना किसी फ़ी के। तो फ़ी का मामला ही नहीं बनता है। जो बच्चे पटना में रहकर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पटना में 5,000 और 10,000 रूम रेंट दे रहे हैं, उनके लिए 200-500 अगर एक्स्ट्रा किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा फ़ी लगाई जाती है तो ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तो पैसा और फ़ी बहुत हद तक मायने नहीं रखता है। पहली बात ये। दूसरी बात, ऑनलाइन कोचिंग संस्थान जब से राजधानी पटना और देश के अन्य हिस्सों में हुई है, तब से निश्चित तौर पर फ़ी में कमी आई है और ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन बच्चों को ज़्यादा सुविधा और कम फ़ी में अधिक सुविधा उपलब्ध हो पाती है। और यही वजह है कि राजधानी पटना में भी जितने कोचिंग संस्थान हैं सभी ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों मोड में पढ़ाते हैं। तो फ़ी को लेकर जो बातें हो रही हैं, फ़ी को लेकर जो चर्चाएँ हो रही हैं, या फैसल खान ने फ़ी को लेकर जिस बात का जिक्र किया, तो उनसे भी कम फ़ी में पटना में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। दूसरी बात कि सोशल मीडिया के ज़रिए कई बार विवादों में घिरे फैसल खान कई बार निजी टिप्पणियां करते हुए कई शिक्षकों पर नज़र आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक विवाद का कारण भी हो सकता है। उनके बयान और उनकी जो भाषा है जिस तरीके से, और हमेशा की तरह जो उनकी आदत है उसी तरीके से वो इस बार भी ज़्यादा बोल गए। और इस घटना के जिक्र जब आप कर रहे हैं, राजधानी पटना में जो घटना हुई उस समय भी पहली बार वो ज़्यादा बोल गए और उसके बाद उन्होंने भांपा कि वो ज़्यादा बोल गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बयान को सुधारा। हालांकि दोनों बयान काफ़ी वेरिएबल थे, दोनों बयान काफ़ी अलग थे और निश्चित तौर पर इसके बाद संदेह की सुई फैसल खान की तरफ घूमी। अब पटना पुलिस जांच कर रही है। उनके 2 गार्ड को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ जब की गई है तो उन्होंने स्वीकारा है कि उन्होंने फायरिंग की है। तो क्या फैसल खान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके गार्ड ने फायरिंग की है? उनके गार्ड ने बिना परमिशन के फायरिंग कर दी। दरअसल जब भी आप उनसे मिलने जाएंगे, या कई ऐसे शिक्षक हैं पटना में जिनसे आप मिलने जाएंगे, तो 3-4 लेयर का प्रोटोकॉल का पालन आपको करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बाउंसर कोचिंग संस्थान के गेट पर रखे जाते हैं जिससे बच्चे डर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल भी है कि कोचिंग संस्थान के गेट पर बाउंसर की क्या ज़रूरत है, गनमैन की क्या ज़रूरत है, गनर की क्या ज़रूरत है। और अगर आपकी सुरक्षा को लेकर इतना ही सवाल खड़ा होता है
तो जिस तरीके से बच्चे को स्कैन करके कोचिंग संस्थान में प्रवेश कराते हैं, आइडेंटिटी कार्ड सभी बच्चों को आप देते हैं और जब सभी बच्चे स्कैन होकर ही क्लासरूम में जाते हैं, फिर आपको गनर और बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है? ये एक बड़ा सवाल भी है और पटना पुलिस को इस एंगल से भी निश्चित तौर पर जाँच करनी चाहिए कि जिन लोगों ने फायरिंग की है और जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कबूला है कि उन्होंने फायरिंग की है, तो आखिर उसके पीछे की मंशा क्या थी, वो टाइमिंग क्या थी जब उन्होंने फायरिंग की। 10:10 पर पुलिस के अनुसार वो घटना हुई, जिसका CCTV फुटेज भी वायरल हुआ। क्या उसके बाद फायरिंग की गई? फैसल खान उसके बाद वहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा पूरी रात हुई, सुबह में भी वो पहुँचे और सबसे बड़ा सवाल यही कि सैकड़ों की संख्या में गेट पर छात्र मौजूद थे। निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा सवाल उठता है कि कैमरे के जरिए उस वीडियो को भी खंगाला जाए कि उसमें कितने छात्र थे और उसमें जो छात्र थे वो खान ग्लोबल स्टडी के कितने छात्र थे, रेगुलर कितने छात्र थे और बाहर के कितने लोग थे। इसलिए कि गेट पर जिस तरीके से बिल्कुल सनी, सवाल तो ये भी है कि आप एक शिक्षक हैं और कहा जाता है कि आपका काम शिक्षा बांटना है, लेकिन अगर आप बच्चों को कुछ बयान देकर भड़काते हैं, अगर उसके बाद कोई हिंसा की बड़ी वारदात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने तो आके कह दिया कि फायरिंग हुई है, आपने तो कह दिया कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आपके बातों से कोई भड़कता है, उसके बाद किसी तरह की कोई घटना घटती है तो जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित तौर पर अगर पटना पुलिस तत्पर नहीं होती तो उस दिन वहां पर कोई ना कोई घटना होती, इसलिए कि छात्र काफ़ी एग्रेसिव थे। जब वो गेट बंद किया जा रहा था तो गेट के बाहर से नारेबाजी कर रहे थे, गेट को खोलने का प्रयास कर रहे थे और उसके बाद उस मुख्य द्वार में ताला लगाया गया था और उस ग्राउंड जीरो पर दर्जनों ऐसे पत्रकार थे जिनके साथ उन्होंने बदसलूकी की, उनके छात्रों ने बदसलूकी की। अगर उनके छात्र थे, खान सर ने, फैसल खान ने स्पष्ट तौर पर उन छात्रों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन निश्चित तौर पर उन छात्रों के अगर बयान को आप सुनेंगे, हमने भी लाइव की और स्पष्ट तौर पर किस तरीके से वो टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे और वहां पर जो भी इस तरह की घटना होती, सड़क जाम जैसी समस्या वहां पर उत्पन्न हुई, इसके अलावा अगर किसी तरह की घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? रात का बयान उनका सुबह तक वायरल हुआ और उसके बाद वहाँ पर बच्चे जुटे, उसमें मैक्सिमम वैसे लोग थे जिनका पढ़ाई से कोई नाता नहीं है, मैक्सिमम वैसे लोग थे जिन्होंने पढ़ाई काफ़ी पहले छोड़ी है। और पटना पुलिस अगर इस वीडियो की, उस समय जो वहाँ पर बच्चे थे, अगर उस वो वीडियो अगर पटना पुलिस के पास हो, अगर सही तरीके से जांच कर दे तो उसमें 50% से अधिक ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने कोई किसी भी तरह के खान सर के कोचिंग संस्थान के अंदर हाल के दिनों में पढ़ाई नहीं की है और ना ही उनका क्लास चल रहा है। तो बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों का उपस्थित रहना ये स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि कोई न कोई साजिश और किसी न किसी तरह से प्रशासन पर दबाव बनाना था ताकि दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई हो। हालांकि प्रशासन अपने स्तर से इसकी जांच कर रही है। दूसरे पक्ष के ऊपर जब मामला दर्ज कराया गया तो कानून के हिसाब से विधि सम्मत उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन छात्रों को भड़काना, छात्रों को जिस तरीके से वहाँ बुलाना, भीड़ इकट्ठा करना एक बड़ा सवाल होता है। और पटना पुलिस अगर उपयुक्त संख्या में वहाँ पर मौजूद नहीं रहती तो उस दरमियान भी कोचिंग संस्थान पर पथराव जैसी घटना होती। साथ ही उस कैंपस के अंदर दर्जनों कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और लगभग सभी खान ग्लोबल स्टडीज़ के प्रतिद्वंदी हैं। तो एक जगह पर कई कोचिंग संस्थान हैं और कई ऐसे बच्चे वहाँ पर आ रहे थे जिन्हें जानकारी मिली कि इस कैंपस के अंदर सारे क्लास सस्पेंड है, तो वो अपने घर की ओर लौट जा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो लंबे समय से वहाँ बने हुए थे और वो लोग कोचिंग संस्थान के अंदर प्रवेश भी कर रहे थे गेट खोलकर, उसके बाद फिर वही लोग सड़क पर भी थे। तो ये बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर छात्रों को इस तरीके का बयान देकर भड़काना और उसके बाद अगर राजधानी पटना में किसी तरह की बड़ी हिंसा होती तो एक बड़ा सवाल भी होता है। इसके पूर्व की घटना का हम जिक्र करते हैं। एनटीपीसी की परीक्षा 2022 में उसका परिणाम सामने आया था। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हजारों की संख्या में छात्रों ने रेलवे को नुकसान किया था, रेलवे की संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी और उस मामले में खान यानी फैसल खान का नाम है। उसमें जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें पटना पुलिस के द्वारा जो मामले दर्ज किए गए थे उसमें उनका नाम है। इसके अलावा कई शिक्षकों का नाम है। बच्चों ने कबूला, जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया था उन्होंने कबूला कि यही वो शिक्षक थे जिनके कहने पर वो राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे थे और रेलवे की संपत्ति को नुकसान हुआ। बजाते
ये पटना पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई थी उसमें इसका जिक्र था। तो निश्चित तौर पर छात्रों को भड़काना, छात्रों के द्वारा किसी तरह के राजधानी पटना में उपद्रव कराना, ये बड़ी साजिश, और ये कह सकते हैं कि जब भी राजधानी पटना में किसी भी परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलनरत होते हैं तो इसमें कोचिंग संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये सिर्फ फैसल खान ग्लोबल स्टडीज की बात नहीं सनी, तो ये तो सनी पूरी तरह से ये लगता है कि मानो आप चाहते हो कि आपका दबदबा रहे, आपके कंट्रोल में रहे पटना का एजुकेशन सिस्टम। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके परीक्षार्थी होते हैं, आपके एक तरह से आपके कंट्रोल में सारी चीजें रहें। जिस तरीके से अब परत दर परत बातें सामने आ रही हैं, अब जब फायरिंग की बात सामने आई और ये बात अब ये माना जा रहा है कि ये फायरिंग करने वाले गार्ड कौन थे, किससे ताल्लुक रखते थे, सवाल यह है पटना पुलिस पर भी कि पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक को तो गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ कर ली, लेकिन क्या पटना पुलिस फैसल खान को भी हिरासत में लेगी और सख्ती से पूछताछ करेगी? क्या पुराने मामले खुलेंगे? क्या खान सर पर, फैसल खान पर यह आरोप नहीं लगना चाहिए कि आपने माहौल बिगाड़ा, आपने छात्रों को भड़काया और आपने वहां पर लोगों को बुलाकर एक तरह से पूरी तरह से एक स्क्रिप्ट रची थी? बिल्कुल, राजधानी पटना के अन्य जगहों पर छात्रों का जब आंदोलन होता है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, तो पटना पुलिस उस पर मामला दर्ज करती है। लेकिन उस दिन जिस तरीके से लगभग 5 से 6 घंटे तक सड़क पर सैकड़ों छात्र बने रहे, पटना पुलिस को उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर उनको चिन्हित करना चाहिए कि कौन कौन से लोग थे, विधि व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, सड़क पर वो लोग खड़े थे और आने जाने में आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि हालांकि ये छात्र और खान ग्लोबल स्टडीज़ का निजी मामला है, लेकिन इसको लेकर भी कई बार छात्रों ने सवाल खड़ा किया है कि कोचिंग संस्थान में कम फ़ी के नाम पर तो एडमिशन लिया जाता है, लेकिन महीने में 1 या 2 क्लास ही फैसल खान लेते हैं। दरअसल इसका जिक्र कई छात्रों ने किया है और छात्रों ने इस बात पर आपत्ति भी कई बार जताई है कोचिंग संस्थान के अंदर। हालांकि वो छात्र खुलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि हमने तो पैसा दिया था जिस शिक्षक के नाम पर, जिस चेहरे के नाम पर, तो फिर अलग चेहरे क्यों? हालांकि ये निजी मामला है, ये छात्र और कोचिंग संस्थान के बीच का मामला है, लेकिन जब इस तरह के मामले खुले हैं तो परत दर परत सब कुछ खुलेगी। दूसरी बात यह कि राजधानी पटना के अंदर अगर कोई शिक्षक मोनोपोली सेट करने की कोशिश कर रहा है, और उन्होंने कई बार जिक्र किया है कि वो सरकार को 18% टैक्स देते हैं, तो सरकार के संसाधनों का आप उपयोग करते हैं, सरकार के द्वारा जो संसाधन राज्य के अंदर दिए गए हैं उसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको टैक्स देना होगा। साथ ही इस मामले की भी गहनता से जांच होनी चाहिए। बच्चों के एडमिशन और कोचिंग संस्थान के लिए जो नियम कानून कायदे हैं, अगर नहीं है तो सरकार को इस पर एक विशेष नियम कानून कायदे लाए जाने चाहिए, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों जिक्र किया। और समय पर तमाम चीज़ों की जानकारी सरकार को लेनी चाहिए, इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, कितने बच्चे की एडमिशन, कितने बच्चे पास आउट हुए, कितने बच्चे वहाँ पर उपस्थित हैं, कोचिंग संस्थान के अंदर उपयुक्त संसाधन मौजूद है या नहीं है। एक ही हॉल के अंदर सैकड़ों बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, एक ही बेंच पर 6-6, 7-7 बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, तो छोटा बेंच और इतनी बड़ी संख्या में छात्र वहाँ मौजूद है और किसी तरह की सुरक्षा मानकों का प्रयोग कोचिंग संस्थान के अंदर नहीं किया जाता है। और साथ ही वो इसलिए वहाँ की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती हैं, इसलिए कि कोचिंग संस्थान के गेट पर दर्जनों बाउंसर रहते हैं। अगर आप कैमरे लेकर घुसने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ बदतमीजी, बदसलूकी की जाएगी। चलिए, बिल्कुल सनी, सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब पटना पुलिस तलाश कर सकती है, इन सवालों का जवाब पटना पुलिस ही देगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस कोचिंग विवाद में नया मोड़ आया है कि पहले फैसल खान ये आरोप लगाते हैं कि फायरिंग हुई है, फिर मुकर जाते हैं, लेकिन इस मुकरने के पीछे की क्या वजह थी ये अब जाकर सामने आया है। क्योंकि जो फायरिंग हुई थी, जिस फायरिंग का जिक्र फैसल खान कर रहे थे, वो फायरिंग दरअसल उनके अपने गार्ड्स, बाउंसर्स ने कराई थी। आप समझ सकते हैं एक शिक्षक जो शिक्षा देता है वो किस तरह से बाउंसर्स, गनर्स के घेरे में रहता है।
किस तरह का प्रोटोकॉल मेंटेन करता है और किस तरह से वो चाहता है कि बिहार के पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सिर्फ उसकी मोनोपोली चले, उसका कंट्रोल रहे, उसके कहने पर छात्र उग्र हो जाएं, उसके कहने पर छात्र शांत हो जाएं। इन तमाम चीजों की जांच जरूर होनी चाहिए।